सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। हिंदी की 3 महत्वपूर्ण कविता पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक प्रमोद त्रिवेदी की है। पुस्तक का नाम है कवि के मन से। यह पुस्तक मेरे हाथ में है। प्रमोद त्रिवेदी हिंदी के जाने माने कवि, कथाकार, नाटककार और समीक्षक हैं। 1941 में मध्य प्रदेश में बड़नगर में उनका जन्म हुआ। हिंदी से स्नातकोत्तर उन्होंने किया है। प्रगतिवादी हिंदी काव्य आंदोलन, आधार, स्वरूप और परिणति, इस विषय पर उन्होंने पीएचडी के लिए शोध कार्य किया। उज्जैन के सांदीपनि कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वे आचार्य और विभागाध्यक्ष रहे हैं। इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी वे कुछ समय तक रहे हैं। सन 2000 में उन्होंने इस दायित्व से स्वैच्छिक सेवा मुक्ति ली। 1960 से वे बराबर लिखते आ रहे हैं। विशेष रूप से कविता के क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया। लगभग 65 साल की यात्रा रचनाकार के रूप में उनकी है। कई कविता संग्रह उनके प्रकाशित हुए। वृक्ष की शिराओं में, वन तुलसी की गंध, तुम्हारी भी रीढ़ है इत्यादि। बटिया शीर्षक से उनका कहानी संग्रह छपा। और उपन्यास उनके हैं। बटिया शीर्षक नहीं, मैडम का कुत्ता शीर्षक से उनका कहानी संग्रह छपा। अंततो गत्वा, पूर्ण विराम, निषिद्ध क्षेत्र, हंस अकेला, तथापि, इस सराय में, काले कोस, पुतलों की बस्ती में इत्यादि उनके उपन्यास हैं। इनमें से तथापि उपन्यास मलयालम भाषा में अनुदित हुआ है। उनकी कई कहानियां और कविताएं अंग्रेजी, मराठी और पोलिश भाषा में अनुदित हुई हैं। 2 लघु पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया है, औरांग उटांग और जमीन। आलोचना की उनकी विचार प्रधान या चिंतन प्रधान कई पुस्तकें हैं। प्रदीप स्वर शब्द के सुमेरु, नरेश मेहता एक एकांत शिखर और सुनीता जैन शब्द होने का अर्थ, प्रभात कुमार भट्टाचार्य नेपथ्य में उजास। संपादन भी उन्होंने कुछ पुस्तकों का किया है। नरेश मेहता पर केंद्रित पुस्तक का और धनंजय वर्मा पर केंद्रित अमृत पुरुष धनंजय वर्मा इस शीर्षक से पुस्तक का। विक्रम विश्वविद्यालय के युवा कवियों के काव्य संकलन आरंभ का उन्होंने संपादन किया है। वर्तमान में वे उज्जैन में निवास करते हैं। यह किताब कवि के मन से एक श्रृंखला का एक भाग है। कवि के मन से अनेक कवियों की प्रतिनिधि कविताओं के चयन प्रकाशित करने की योजना है, जिनका कि चयन स्वयं कवि ने किया हो। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रकाशक हैं, जिनका मुख्यालय C122 सेक्टर 19 नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर में है। प्रमोद त्रिवेदी प्रशस्त, प्रांजल और प्रसन्न अभिव्यक्ति के कवि हैं। ज़्यादातर वे सीधे सीधे बात कहते हैं। कोई उलझाव नहीं, गुंजलत नहीं, जटिल बिंब विधान नहीं। उनकी कविता अभिधा में बोलती है। आसपास की दुनिया की बातें वे करते हैं। जीवन के राग को वे पकड़ते हैं। कहीं फक्कड़ अवधूत बनकर भी वे बोलते हैं। विषाद है कविता में, कहीं रोमांच के उमंग के क्षण भी हैं। संपूर्ण जीवन है। दायरा उनकी कविता का बड़ा है। 43 कविताएं उनके इस संग्रह में संकलित की गई हैं। अनंत के वितान में, हमारे जागने से पहले, ये बाहर की दुनिया के बारे में बात वे करते हैं। जंगल शीर्षक से 2 कविताएं हैं, जंगल 1 और जंगल 2। मौसम पर कविताएं हैं, महीनों पर कविताएं हैं। समय की जो लय है उसको पकड़ा गया है कविताओं में। रिश्तों पर उनकी कविताएं हैं और बहुत अच्छी कविताएं हैं।
वो अभी भी प्रार्थनारत शीर्षक से माँ के लिए कविता है, जो माँ के निधन के पश्चात लिखी गई है। मार्मिक कविता है माँ की स्मृति में। उज्जैन शहर की गलियाँ, बाजार, चौराहे उनकी कविताओं में उभरते हैं। चक्रतीर्थ कविता उनकी है। अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों सुनाते हैं अपनी कविता के द्वारा प्रमोद त्रिवेदी। बुरी खबर शीर्षक से कविता ही है इसमें। अपने भीतर के मन के गुंजलक पूरी तरह से खोल देते हैं। कोई कार्ड अपने पास नहीं रखते हैं अपनी कविताओं में, उन्मुक्त होकर बात करते हैं। वसीयत अपनी वो लिख देते हैं अपनी कविता में। कुछ जीवन के मधुर क्षणों को पकड़ा है उन्होंने कविताओं में। शाम की चाय, 3 बजे को लेकर के कोई कविता लिख सकता है, बहुत अच्छी कविता। 3 बजे का समय, अनुभव सभी करते हैं कि 3 बजे कैसा लगता है। कभी कैसा सन्नाटा, भीतर बाहर निचाट सन्नाटा सा लगता है, लेकिन उसकी अनुभूति को सघन बना करके कविता कोई लिखेगा। यह प्रमोद त्रिवेदी ने किया। स्त्रियों पर अच्छी कविताएं उनकी हैं। यद्यपि स्त्रियों पर तो अनेक कवियों ने, पुरुष कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। रघुवीर सहाय की मुझे याद आती है, जिन्होंने स्त्री शीर्षक से कविताओं की अद्भुत श्रृंखला उन्होंने लिखी। पर प्रमोद त्रिवेदी की कविता में जो जीवन की सहज स्वरूप है, उसको लेते हुए गहरी संवेदना स्त्री के लिए है। और धूप में स्त्री, यह कविता है। अच्छा इसमें चित्र है, स्वभावोक्ति जिसको कहते हैं, सहज देखा गया दृश्य अंकित किया गया है। इसी तरह की और भी कविताएं हैं। और बहुत विस्तृत फलक, छोटे छोटे दृश्यों के द्वारा, कभी कभी किसी एक शब्द के द्वारा भी प्रमोद त्रिवेदी समेटते हैं। जब जब हमने कहा समुद्र, इस कविता में समुद्र कहते ही कितनी कितनी बिंबों की छटाएं बनती हैं और फिर अनंत तक विस्तार पहुंचता है। ये तो हमारी दर्शन की परंपरा, सृष्टिबोध की परंपरा, जिस पर मैं पिछले कुछ व्याख्यानों में संस्कृत साहित्य में समुद्र यात्रा को लेकर के बात करता रहा हूँ, उसको अपने ढंग से प्रमोद त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया है। मार्मिक कविता है, एक नवजात बेटी का गीत। कभी ही कर सकता है कि सद्यो जात शिशु क्या कह रहा है उसको पकड़े। नवजात बेटी माँ को पुकार रही है, अपनी रुलाई में वो पुकारती है। तफसीलें कविता है जो हमारे समय की सच्चाई है, यथार्थ है हमारे समय का, उसकी विडंबना को उद्घाटित करती है। बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई हैं, उनके छूट जाने की वेदना है। बावड़ी का पानी, इस तरह की कविता है। अलीगढ़ को लेकर के, वहाँ के तालों को लेकर के अच्छी कविता है। दिल्ली पर अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। इस बार दिल्ली में फक्कड़ की तरह वे जो मूर्खता है उस पर हंसते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं, मेरे भीतर बैठा है एक प्रसन्न चित्त मूर्ख, हंस हंसकर मदमत्त हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कभी भी जगत पर हंसता है, अपने ढंग से हंसता है। प्रेम, दोस्ती, याराना कई कविताओं के विषय हैं। कुछ साहित्यकारों को, कवि मित्रों को समर्पित हैं कविताएं। चंद्रकांत देवताले के साथ उसकी स्मृतियों को लेकर के कुछ कविताएं हैं। स्वर्गीय चंद्रकांत देवताले की स्मृति को समर्पित एक कविता है। बारिश पर कविता प्रमोद त्रिवेदी ने अच्छी लिखी है। इस तरह से यह 2022 में छपा प्रमोद त्रिवेदी का कविता संकलन, उसमें लगभग 60 वर्षों की उनकी जो काव्य यात्रा है, उसको भी हम समझ सकते हैं। और वे निश्चित रूप से हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कुछ कविताएं में कुछ अंश पढ़ता हूं। निष्काम कर्म उनकी कविता का एक स्वर है। कर्म करते रहना है, और हर कवि, हर साहित्यकार यही करता है। लेखन उसका कर्म है और लेखन करता जाता है। अंततः
यदि निराशाओं के बादल नहीं छट पा रहे हैं, समय का धुंधलक दूर नहीं हो रहा है, तो लेखन तो उससे नहीं छोड़ा जा सकता। निराश होकर के लेखनी से संन्यास तो नहीं लिया जा सकता। प्रमोद त्रिवेदी कहते हैं कि दिशा निश्चित हुई है या नहीं, लक्ष्य निश्चित हुआ है या नहीं, पर चलना तो है ही। जल की अथाहता में नहीं, कोई मछली अपनी कामनाओं में तैर रही है। न कोई दिशा न लक्ष्य, क्यों किधर कहाँ कब तक, वह तैर रही है अपने निष्काम भाव में। एक अर्थ में गीता के निष्काम कर्मयोग की मछली के बिंब के द्वारा व्याख्या है, और कवि जो लिखता है उसमें आपाततः कोई प्रयोजन सोच करके नहीं लिखता। चिड़िया जब सुबह कूक भरती है तो कोई सोच करके कोई संदेश देने के लिए कूक नहीं भरती, उसका स्वभाव ही है, कवि का रचनाकार का स्वभाव ही है। वह अपने आप को व्यक्त करता है, अपने जीवन को, अपने संसार को, अपने भीतर के संसार को, बाहर के संसार को वह व्यक्त करता है। कृतज्ञता का भाव दूसरा एक अंतस्वर है प्रमोद त्रिवेदी की कविता में, और जो एक बड़े मन का कवि उन्हें साबित करता है। किस किस के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकता है आदमी। जो हमारे यहाँ ऋण की अवधारणा है वो कितनी बड़ी अवधारणा है। देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण या ऋषि ऋण, तो सारी सृष्टि के हम कर्जदार होते हैं। अपने ढंग से प्रमोद त्रिवेदी इस बात को कहते हैं, सुंदर ढंग से कहते हैं, अज्ञेय भी कहते हैं अपने ढंग से। सबसे उधार लिया, इसी तरह मैं जिया, यह वे कहते हैं। चुकाने की बात वे नहीं करते हैं, पर प्रमोद त्रिवेदी सजग हैं कि किस किस से हम जुड़े हैं, कौन हमारे लिए कब क्या क्या कर रहा है। हमारे जागने से पहले जब हम नींद में होते हैं, अलग अलग और अकेले, अपने अपने सपनों से जुड़े, अपनी दुनिया से बेखबर, तब भी धड़कती है यह दुनिया लगातार। इसे विन्यस्त करते हैं कितने कितने लोग जुटे होते हैं हमारे अगले दिन को सजाने में। कितने ही लोगों की नींद और सपनों को उनकी आंखों में बैठने की इजाजत नहीं है, जबकि हम नींद में सपनों की दुनिया की सैर पर होते हैं। इस कृतज्ञता के भान के साथ, एहसास के साथ प्रमोद त्रिवेदी सृष्टि की लय और सृष्टि बोध को कविता में गूंथते हैं। पिछला दिन छापते हैं हमारे लिए आधी रात में मशीन मैन। न पिछले दिन के बंडलों को ले भाग हमारी ओर भागती है प्रेस वैन। रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, साइकिलें मोहल्लों में। यह सब जो दुनिया में लगातार घट रहा है, और हम नींद में हो सकते हैं तब भी दुनिया की धड़कनें जारी हैं। पृथ्वी घूम रही है, फिर भी यह कवि के लिए एक अच्छी खबर कविता में हो सकती है। बुरी खबर शीर्षक से भी एक कविता है, और जो हमारे समय की सबसे भयानक खबर है, उस पर कवि ही चिंता कर सकता है। बाकी लोगों को चिंता हो ना हो, साहित्यकार को होगी। सबसे बुरी खबर यही कि बेटियां गायब हो रही हैं। बेटियों का गायब होना, बादलों से पानी, धरती से हरियाली, राग से स्वर, नदी से कलकल, राग से स्वर, नदी से कलकल। और फूलों से महक का गायब होना है। एक चित्र इन्होंने, प्रमोद ने खींचा है, धूप में स्त्री। ये दूसरी कविता है स्त्री की श्रृंखला की इस संग्रह में। और भी कविताएं उन्होंने स्त्री को लेकर लिखी होंगी, क्योंकि प्रमोद त्रिवेदी जिस प्रकार के उत्फुल्ल भाव के कवि हैं, उसमें स्त्रियों को लेकर वे कविताएं और न लिखी हों उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये धूप में स्त्री दूसरी कविता जो है,
उसमें अच्छा चित्र है और स्वभावोक्ति इसमें जो है अच्छी बनी है। मौसम का सबसे सर्द दिन है, यह सर्द दोपहर की कोमल धूप को ओढ़ सो रही है स्त्री। सो रही है दोपहर की यह धूप सोती स्त्री के चेहरे पर। धूप में ही नहीं, सो रही है वह अपने सुख में। ऐसा सुख कम ही नसीब हुआ है स्त्री को। शाम की चाय में अभी वक्त है और यह इत्मीनान भी शरीक है उसके सुख में। नागार्जुन ने एक सोती हुई पार्वती का चित्र संस्कृत कविता में अंकित किया है, जो कि अद्भुत बन पड़ा है। पार्वती सो रही हैं, दोपहर में वे भी सो गई हैं। तारुण्यात् पूर्वमेव प्रथित विजयी नाम अग्रणी कार्तिकेय तीक्ष्ण प्रज्ञश्च दंती वितरति प्रज्ञां बालको वारणास्य। तातस्यादित्यकासु प्रमुदितवदना कांत सानिध्य तुष्टा निद्रात् तेषां मृणानि मृणानि तुहिन विततिभिः प्रावृते वा समन्तात्। नागार्जुन कहते हैं कि जो बड़ा बेटा है वह तो जवान होने के पहले ही देवताओं का सेनापति हो गया, लग गया सेनापति के पद पर बड़ा बेटा, जबकि जवान भी नहीं हुआ था, कुमार ही था, कुमार कार्तिकेय है। जो छोटा है वो तो और भी अनोखा निकला, बच्चा ही है लेकिन वो तो सबको बुद्धि बांटता फिर रहा है, अच्छा चल गया उसका भी। अपने पिता की वादियों में प्रमुदित वदन वाली पार्वती दोपहर होने पर सो गई हैं। कांत के सानिध्य से तुष्ट पति आसपास वहीं बैठे हुए हैं और अब लगा कि अब सो लेती हूं, सो गई हैं। बर्फ की चादर ओढ़े हुए चारों ओर से विस्तार अद्भुत जो कविता का है और हिमालय का है उसको समेटते हुए नागार्जुन ही कर सकते थे कि पार्वती को एक सुखी गृहस्थिन के रूप में वे आधुनिक पार्वती का चित्र उसके भीतर ले आते हैं। कुछ कुछ प्रमोद त्रिवेदी ने ऐसा अपनी कविता में किया, कुछ और भी किया उन्होंने इसके साथ। धूप में स्त्री इस कविता में अभी अभी एक तितली मंडराई, सो रही स्त्री के चेहरे पर, उसके सपने पर, इत्मीनान पर लिखी तितली ने कविता इन सब पर। मैंने चर्चा की है उनकी समुद्र शीर्षक कविता। जब जब हमने कहा समुद्र, क्योंकि समुद्र की मैंने बहुत चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों में अपने वक्तव्यों में की है और एक किताब और समुद्र के बारे में मेरे सामने, उस पर भी चर्चा करना है। प्रमोद त्रिवेदी ने समुद्र पर लिखी है कविता, वह बहुत अलग तरह की कविता है और अच्छी है। समुद्र के बारे में ऐसी कविता कई कवियों ने लिखी, उन पर मैं बात करूंगा हिंदी में समुद्र पर कितनी कितनी कविताएं लिखी गई हैं। पर प्रमोद त्रिवेदी लिखते हैं, जब जब हमने कहा समुद्र तब तब केवल किसी अथाह जलराशि को ही संबोधित नहीं किया। हमारे संबोधन में पूरी जल सृष्टि और उसके कितने ही रहस्य संबोध्य थे। जब जब हमने कहा समुद्र तब तक कितनी ही, बल्कि समस्त नदियों की अविराम यात्रा और उनकी समस्त मिठास संबोध्य थे। जब जब हमने कहा समुद्र तब तब कितने ही प्रलय और समुद्र तल में समाधिस्थ कितनी ही सभ्यताएं और इनकी सारी दंत कथाएं थे हमारे इस संबोधन में। हमने जब जब कहा समुद्र, संसार की सागर की अतल गहराइयों में उभरती पृथ्वी और महावराह का साहसी संकल्प भी व्यक्त हुए। जितनी कविताएं समुद्र पर आधुनिक साहित्य में लिखी गई हैं उनमें इतना बड़ा पेटा और इतनी बड़ी परिधि अतीत वर्तमान सबकी कदाचित न समेटी गई हो। मिथकों की, इतिहास की, सभ्यताओं की उथल पुथल की और सभ्यता के संकटों की भी, जितने की छोटी सी इस कविता में प्रमोद त्रिवेदी समेटते हैं। और समुद्र कहने से क्या क्या बिंब मन में बनते हैं यह कविता ही हमें बता सकती है। ध्वनिवादी आचार्य कहते हैं कि एक ही वाक्य से, एक ही शब्द से कितनी कितनी व्यंजनाएं होती हैं, पर प्रमोद त्रिवेदी उस रूप में व्यंजना नहीं करते हैं।
ये तो साफ साफ कहते हैं कि क्या क्या झलक उठा समुद्र कहते ही। नवजात बेटी का गीत जिसकी चर्चा मैंने की है, वह एक अनाहत को, अव्यक्त को भाषा देने का उद्यम है जो कवि ने किया। मैं नितांत अकेली, अपनी संज्ञा से अपरिचित भयभीत हूँ, सबसे अजनबी माँ मुझे छुओ, मुझे छुओ और एहसास कराओ कि तुम मेरे पास हो और मैं अकेली नहीं हूँ। माँ मुझे छुओ, सुनाओ मुझे लोरी, मुझसे कुछ बोलो, बोलो मुझसे कि मैं भाषा से परिचित हो सकूं। माँ मुझसे कुछ बोलो, मेरा इस वक्त का रोना केवल भूख की वजह से नहीं, मेरे होने की घोषणा है। यह आधी दुनिया का प्रतिरोध है, इस दुनिया में घोषणा कि मैं ताकत अपनी दुनिया की। ये नवजात बच्ची के रुदन से जो स्वर फूट रहा है कविता में, वो बयान किया गया है। और एक कुछ कविताएं मजे मजे में चुटकी लेते हुए लिखी गई हैं। प्रेमचंद के जूतों पर व्हाट्सएप के समूहों में बहुत चर्चा हुई और उनके फोटो खूब छापे गए। प्रेमचंद जो है साहित्यकारों के बीच में समूह में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर फोटो खींच रही है, उनके जूते फटे हुए हैं। प्रगतिशीलों ने खूब पुल बांधे प्रेमचंद की प्रशंसा के इस आधार पर कि देखिए हमारा साहित्यकार फटे जूते पहनकर बैठा हुआ है, इसलिए महान है। इस पर चुटकी लेते हुए तफसील शीर्षक से प्रमोद त्रिवेदी ने कहा, और अच्छी कविता उन्होंने इस पर जो लिखी है कि मुद्दा क्या है, तुम्हारी राजनीति क्या है और मुद्दा क्या है। कलम से ज्यादा प्रेमचंद का फटा जूता चर्चा में आ गया तो प्रसाद हैरान थे। दोनों में राय बनी, बनारस अब वो बनारस नहीं रहा, जबकि निराला पंत और महादेवी के लिए इलाहाबाद के अब भी मानी थे। ये पूरी छायावाद का इतिहास, क्योंकि प्रेमचंद और प्रसाद तो समकालीन है, दोनों में खूब बहस, संवाद, झड़प भी और याराना भी खूब रहा है। प्रसाद ने बहुत किया प्रेमचंद के लिए, उनके संकट के दिनों में मदद के लिए भी, और गप्पबाजी भी दोनों में खूब होती ही थी। खूब बनारस में गलियों में घूमते रहे दोनों। वो सब तो हमारे जेहन में उतरता ही है, लेकिन पंत और महादेवी दोनों से छोटे हैं। जहाँ तक महादेवी तो निश्चित रूप से बहुत छोटी हैं दोनों से, निराला और प्रसाद से। उनके लिए इलाहाबाद अभी भी मायने रखता है, जबकि बनारस बदल गया प्रसाद के लिए, प्रेमचंद के लिए। इसके बाद निराला की कविताओं को संदर्भित किया है इसी कविता में आगे कि साहित्य हिंदी के कवियों पर अपने समय के सत्यों को पहचानते हुए उनके माध्यम से कुछ कविताएं जो लिखी हैं। चंद्रकांत देवताले के लिए कविताएं हैं जो उनके अच्छे मित्र रहे हैं। और दो दोस्तों में बातें किस तरह से होती हैं, कई बार वही बातें दोबारा की जाती हैं तो वे नई हो जाती हैं। ये कविता कहती है, हमने वे बातें भी की जो हम कर चुके थे पिछली बार, तब भी उन बातों का दोहराया जाना, तब भी उन बातों को दोहराना नया लगा। उसके बाद उन बातों में वे दोस्त आ गए जो अरसे से नहीं मिले थे। हमने कुछ स्वादों को भावुक होकर याद किया, उन यादों में बहुत कुछ याद न आने पर खुद को कोसा, फिर दोनों आदमी की कमीनियों की खोह में घुस गए और तब खुद को भी क्षमा नहीं किया। यह जो दोस्तों में अंतरंग चर्चा की परतें हैं, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर उगारा गया है। और कभी कभी कविता में गहरे दर्शन को प्रमोद त्रिवेदी व्यक्त करते हैं। चुप्पी बोलती है, चुप्पी में बहुत कुछ कहा जाता है। एक चुप्पी थी, इस शीर्षक से ही कविता है। तब भी बातचीत जारी थी, एक चिड़िया चुपचाप हमारी इस बातचीत में शरीक, इत्यादि। दिल्ली को लेकर के कविता, और दिल्ली पर भी एक ऐसे कवि की कविता जो दिल्ली का बाशिंदा नहीं है,
बाहर से उसको देखता है, लेकिन दिल्ली की असलियत को पकड़ता है। जो दिल्ली में वर्षों से रह रहे हैं वो कदाचित इतने अभ्यस्त हो गए हैं दिल्ली के रोजमर्रा की जिंदगी के रूटीन के, उसके ढर्रे के, कि वो दिल्ली के भीतर जो जीवन का स्पंदन है उसको नहीं कदाचित पहचान पाते हों। प्रमोद त्रिवेदी कहते हैं, दिल्ली में मुरझाए फूलों की मालाएं ही नहीं दिखती, सड़ांध मारती। भीड़ में फंसा बेहाल चेहरा ही नजर नहीं आता, कूटनीतिक सरगर्मियां ही नहीं चलती। जल भरा एक बादल भी टिकता है और बरस भी जाता है। इसी बदहाल दिल्ली में बिरजू महाराज रचते अब भी कोई विलक्षण नृत्य भाव और अपनी रचना पर रीझते हैं। सरोद के स्वर इसी दिल्ली को, इसकी सुबह को ज्यादा सिंदूरी बना रहे हैं। एक फल पकता है इसी दिल्ली में चुपचाप, और प्रेम समुद्र की तरह आतुर हो उठता है इसी दिल्ली में। बारिश पर कविता है और सपने में बारिश, सपने में बारिश का अनुभव है। सपने में बारिश थी और मैं था, सपने की बारिश में मैं सपने में भीग रहा था। सपना बारिश में, एक तितली भीग रही थी बारिश में। कविता की उड़ान स्थगित थी, एक खिड़की खुल रही थी बारिश में, और एक अलग ही समय दाखिल हो रहा था उस खिड़की से। दूसरी पुस्तक ब्रजरतन जोशी की है, कविताओं की पुस्तक। प्रेम कसौली है, यह इस किताब का शीर्षक है। संभावना प्रकाशन हापुड़ से इसी वर्ष 2025 में यह पुस्तक छपी है। ब्रजरतन जोशी जाने माने कवि, संपादक, चिंतक और समीक्षक हैं, अनुवादक भी हैं, शोधकर्ता भी वे हैं। बीकानेर में 9 मई 1973 में उनका जन्म हुआ। भाषा एक सराय है, नाट्यान्वेषण, अनुभव और उत्कर्ष, जल और समाज, हिंदी व्याकरण सार, अनुसंधान स्वरूप और आयाम, संगीत संस्कृति की प्रकृति, हिंदी कहानी नया स्वर इत्यादि उनकी पुस्तकें हैं। माटी पत्रिका के गगनगिल पर केंद्रित विशेषांक का उन्होंने संपादन किया है, जो कि किसी एक कवि पर केंद्रित होने वाली पत्रिकाओं के विशेषांकों में अपने ढंग का अनोखा ही संपादित एक अंक है। अंतर्लय का विन्यास, इस पुस्तक का भी संपादन उन्होंने किया है। अनुवादक के रूप में उनका विशेष योगदान रहा ही है। संस्कृति साहित्य, नाट्यालोचना, विचार अनुसंधान इत्यादि में उनका मौलिक योगदान रहा है। मधुमती पत्रिका का उन्होंने कुछ वर्षों तक संपादन किया और एक संपादक के रूप में अपना हिंदी पत्रकारिता में एक स्थान उन्होंने बनाया है, एक सचेत, जागरूक, विवेकशील संपादक के रूप में। महाविद्यालय में वे हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं और पिछले कुछ सालों में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में सह-अध्येता का कार्य भी कर चुके हैं। इस समय राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में वे हिंदी के आचार्य हैं। यह नया कविता संग्रह उनका है, इसके पहले भी उनका कविता संग्रह आ चुका है। मुझे ध्यान आ रहा है कि भाषा एक सराय है, इस शीर्षक से कदाचित कविता संग्रह था जिस पर मैंने इसी चैनल पर बात की है। और नाट्यान्वेषण उनकी एक और पुस्तक है, जो रंगमंच और नाटक में उनकी जो दिलचस्पी है उसके कारण उन्होंने जो लेख लिखे हैं उनका संकलन है, उस पर भी मैंने बात की है। इस कविता संग्रह में प्रेम कसौली है, इसमें 4 खंडों में छोटी छोटी कविताएं हैं और ध्वनि और गूंज, किन्नौर प्रकृति का हस्ताक्षर, प्रार्थना बस इतनी सी और पहाड़, इन 4 खंडों में
ये कविताएं संकलित हैं। प्रेम और एकांत और नीरवता का बोध, इस संकलन की पूरी सभी कविताओं में लगभग देखते हैं। अपने भीतर के एकांत में उतरते हैं ब्रजरतन जोशी। बाहर जो एकांत है वहां पहुंचकर अपने भीतर के एकांत में और भी गहरे उतरते हैं। तो यह एक विशेष देश काल के बोध के साथ अपने मन के भीतर के देश काल को पहचानने के सिलसिले की कविताएं इसमें हैं। इसके पहले जो कविता संग्रह था ब्रजरतन जोशी का, उसमें भाषा की जद्दोजहद पर कविताएं ज़्यादातर थीं और भाषा का क्या स्थान है, क्या भूमिका है जीवन में, कविता में, साहित्य में, उसको लेकर के उसमें बातें कही गई थीं। उससे कुछ आगे आकर के प्रमोद त्रिवेदी उस भाषा का इस्तेमाल बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया को पहचानने के लिए कैसे हम करें, इस समस्या से रूबरू होते हैं। और अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों उनकी कविताओं में आमने सामने हैं, कभी कभी एकमेक भी हो जाते हैं। अंतर जगत में बाह्य जगत, बाह्य जगत में अंतर जगत, और तल्लीनता और तदाकारिता भी सृष्टि के साथ, सृष्टि के सौंदर्य के साथ इसमें हम देखते हैं। प्रेम कसौली है। यह जो हिमालय के आसपास का सौंदर्य है उसको प्रेम के प्रतीक से परिभाषित किया गया है। और प्रेम कसौली है, सहचर है पागलों का, जहाँ खिलते हैं किस्म किस्म के फूल, कई कई रंगों में करने अपनी अधूरी यात्रा पूरी। एक और कविता में वे कहते हैं, मैं भाषा के सम्मुख जिद्दी बच्चे सा खड़ा हूँ। भाषा देती है यह एहसास कि मैं भाषा में हो सकने का संकेत भर हूँ। यह जो भाषा, भीतर की भाषा का बाहर की भाषा में ढलना है, परा से पश्यंती मध्यमा और वैखरी की यात्रा है, वह कविता के भीतर कैसे हो सकती है, वो कभी उसमें कैसे कि और एक संकेत भर बनता जाता है। यह भाषा में हो सकने की अपनी संभावना को पहचानता है। यह ब्रजरतन जोशी अपनी कविताओं के द्वारा बताते हैं। प्रेम को वे परिभाषित करते हैं और जो सौंदर्य है सृष्टि का उसके बीच में प्रेम को पहचानने की, तलाशने की कोशिश वे करते हैं। प्रेम आत्मा की लिपि है, आंसुओं की स्याही से मन के पृष्ठ पर उम्मीद की भाषा में लिखी जाती है। बोल पढ़ अपना कर जिससे संवरती है दुनिया। किन्नौर जो हिमालय का सौंदर्य है उसकी अनुभूतियां हैं कुछ कविताओं में। किन्नौर अदीठ को करता है दृश्य, अछंद को छंद, जीवंत प्रतीक है अनंत पथ का। किन्नौर मार्ग है मुक्ति का। अदीठ शब्द जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है अज्ञेय ने प्रयोग किया था इसका, और हो सकता है कि अज्ञेय कहीं रहे हों ब्रजरतन जोशी के संस्कार में। अदृष्ट कहते हैं तो कुछ और बात हो जाती है। कवि अपना शब्द तलाशता है, वो तराशता है। आनंदवर्धन कहते हैं कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे सशब्दस्य अर्थश्च, ऐसा वे कहते हैं। वह अर्थ और वह शब्द प्रयास करके पहचानना चाहिए जो महाकवि का शब्द और महाकवि का अर्थ होता है। इसलिए बहुत सारे शब्दों को छोड़ करके, अनदेखे को, अदृष्ट को छोड़ करके अदीठ
शब्द लाया गया है। बाकी तो हिंदी कविता की शब्दावली है संस्कृत निष्ठ, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, वह असंस्कृत हो तो हो, लेकिन किन्नौर जो है मुक्ति का मार्ग फिर भी उसमें बनता है। जो किन्नौर का सौंदर्य है और हिमालय के आसपास के प्रदेशों का सौंदर्य है, वह अवाक कर देता है। वो वैखरी निशब्द हो जाती है तो उलट जाता है क्रम। वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से परा में फिर कविता जाने लगती है। गगन गिल ने तो हिमालय की यात्रा जो की है उसमें अवाक शीर्षक से ही उन्होंने गद्य में बहुत सुंदर संस्मरण लिखे हैं। किन्नौर अमाप सौंदर्य से सज्जित धरती का श्रृंगार है, अवाक को स्पंदित तरंगित करने वाले गगन का आदि सहचर है। किन्नौर अवाक, गगन और अस्तित्व का संगम है। हमें किन्नौर दिखता है, पर देखते हुए किन्नौर हमें हम ही से करता है मुक्त। इसी दिखने और देखने के बीच हमारे पाप हो जाते हैं विमोचित। किन्नौर लौटा देता है कोरापन हमारा। यहाँ वाल्मीकि के राम चित्रकूट में, चित्रकूट के पहाड़ को देखते हुए जो कहते हैं सीता से, वहाँ प्रेम, प्रेम की तन्मयता और पर्वत ये हैं आमने सामने। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जितनी देर चित्रकूट को कोई आदमी निहारता है, मन में अच्छे अच्छे ख्यालात आते रहते हैं और पाप टूटता और छूटता चला जाता है। न राज्यात् भ्रंशनं भद्रे न सुरद्भिर्विना भवः मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। राज्य छूट गया भद्रे, कोई गिला शिकवा नहीं। मित्र बंधु सगे संबंधी अयोध्या में छूट गए, अब कुछ नहीं शिकायत मुझे। ये सब मन से निकल गए विचार जितनी देर चित्रकूट को मैंने देखा। राम कहते हैं कुछ उस तरह की बात ब्रजरतन जोशी अपने ढंग से कहते हैं। किन्नौर दबी घुटी और छूटती आदिम स्मृतियां ही नहीं उभारता, राह भी दिखाता है। अंतरलोक का प्रवेश द्वार है किन्नौर। ते जो अंतरलोक का प्रवेश द्वार बन जाता है बाहर का किन्नौर, उसमें अपनी भाषा कवि तलाशता है। भाषा फिर क्या करती है और कैसे समझी जाती है, तलाशी जाती है, उस पर भी चर्चा फिर करता है। भाषा के भीतर बसती है कई कई भाषाएं, विधाएं अभिव्यक्ति है उनकी, शब्द भाषा के तहखाने की सीढ़ियां हैं, उतर कर जिनमें पा सकते हैं हम मार्ग अपने अपने। ये जो रूपांतर है बाहर की दुनिया के साथ कवि की चेतना का, वह परिणाम अलंकार का प्रयोग करते हुए ब्रजरतन जोशी अपनी कविताओं में विन्यस्त करते हैं। किताबों से गुजरते गुजरते किताब हो गया हूँ, हवा के झोंकों से फड़फड़ाते मेरे पृष्ठ, हिलता रंगीन धागा नहीं आने देता मेरे संसार में भूल भुलैया को, ले आता उसे उसी पृष्ठ पर वापस जहाँ से हवा अक्सर उसे अलगा देती है। अंत में एक कविता और इसकी पढ़ूंगा जो कि आज का कवि आधुनिक संसार से फिर खुली दुनिया में सांस लेता हुआ जब पहुंचता है पहाड़, नदियों और जंगल की दुनिया के बीच, तो क्या उस दुनिया और अपनी दुनिया में तारतम्य पाता है। पहाड़ के नहीं होती कोई छत, छत हमारी ईजाद है प्रकृति की नहीं। पहाड़ के ही क्यों नहीं होती जंगल, पेड़ और जीवन के भी, प्रकृति भी है छत रहित, छतें सिर्फ मनुष्यों के लिए हैं। पहाड़ जंगल और जीवन को नहीं, पहाड़ जंगल और जीवन को नहीं चाहिए ऊंचाई, फैलाव और सौंदर्य, वे अपने होने में ऊंचे, फैले और सुंदर हैं। नहीं चाहिए मुक्ति भी इन्हें, द्वार मुक्ति के सभी होकर इनसे ही गए हैं और जाते हैं आज भी। ये सब तो श्रृंगार है अस्तित्व का,
सौंप कर अपना सब कुछ देते हैं, छतें, घर और सड़कें पाकर जिसे उमकती हैं खुशियाँ, मोद, उल्लास। नींद में हमारी कोई निरंतर पिसता, कांपता, दबता, घुटता और टूटता रहता है, खोकर अपने आकार का व्याकरण, करने एक और जीवन विन्यस्त। तीसरी किताब, संक्षेप में ही उस पर मैं चर्चा करूंगा, यद्यपि बहुत विशाल आकार की किताब यह है। यह 350 पृष्ठों से अधिक की है। असंभव समुद्र इस किताब का नाम है। संपादित पुस्तक है, राधेश्याम तिवारी ने इसका संपादन किया है। साहित्य अकादमी से यह प्रकाशित है और समुद्र केंद्रित कविताओं का यह संकलन है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से 2025 में यह प्रकाशित हुआ है। मेरे पास इसलिए यह आ गई है कि मेरी एक संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद इसमें है, जो कि धरती शीर्षक से कविता है। उसमें समुद्र की चर्चा आ गई है, इसलिए ले लिया है। पर चूंकि साहित्य अकादमी की किसी पत्रिका में हिंदी अनुवाद उसका छपा होगा, इसलिए ले लिया गया होगा। समुद्र पर मेरी गीत धीवरम शीर्षक से पूरा गीतों का संग्रह ही है। मल्लाह, मछुआरा समुद्र पार करते हुए जो गीत गाता है संस्कृत में, उसमें अलग तरह के गीतों का। लेकिन इस संकलन की खूबी यह है कि इसमें हिंदी में मध्यकाल के कवियों से लेकर के 21वीं शताब्दी तक के कवियों को समेटा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास से आरंभ किया गया है। फिर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह इत्यादि कवि हैं। और कुछ ऐसे कवि भी हैं जो अब कम याद किए जाते हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। रामविलास शर्मा, रामनरेश मिश्र और गोपाल सिंह नेपाली का गीत इन्होंने ले लिया है, बहुत अच्छा किया है। लहरें हैं बह बह जाएंगी इस शीर्षक से गीत है। नागार्जुन की बहुत अच्छी कविता है, बेहतरीन कविता है, समुद्र तट पर, जो इसमें ले ली गई है। कुंवर नारायण, सागर के किनारे शीर्षक से कविता उनकी है। रघुवीर सहाय की कविता भी है, मनुष्य मछली युद्ध शीर्षक से। और श्याम विमल, विष्णुचंद्र शर्मा, जो कुछ भूले बिसरे कवि हैं, उनकी कविताएं आ गई हैं समुद्र पर। बड़े कवियों की कविताएं तो हैं ही, जो हिंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। केदारनाथ सिंह, नरेश सक्सेना भी हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की 4 कविताएं एक साथ हैं। लीलाधर जगूड़ी भी हैं। अशोक वाजपेयी की एक कविता मछुआरा शीर्षक से है। और अलग अलग तरह की समुद्र की उछाल, समुद्र के ज्वार भाटे को ये कविताएं समेटती हैं। राजेश जोशी की 4 कविताएं इसमें हैं। और युवा कवि भी इसमें आ गए हैं। अब तो वे प्रौढ़ हो गए, बूढ़े होने को हैं, पर हमारे देखते देखते हुए हैं, युवा ही थे। दिनेश शुक्ल हैं, हेमंत शेष हैं, और भी इस तरह के कवि हैं। कुछ हमारे समकालीन हैं, भगवत रावत, विष्णु नागर, हरिश्चंद्र पांडे, लीलाधर मंडलोई, अष्टभुजा शुक्ल। और एकदम नए कवियों में मिथिलेश श्रीवास्तव की कविताएं बड़ी संख्या में हैं। 7 कविताएं जो कि अच्छे युवा कवि हैं मिथिलेश श्रीवास्तव, उनकी यहाँ ले ली हैं। भारतेंदु मिश्र की कविता है। दिनेश कुशवाहा की 3 कविताएं हैं। अनामिका की मन सागर, भव सागर शीर्षक से कविता इसमें है। और हेमंत कुकरेती, एकांत श्रीवास्तव, पवन करण, राधेश्याम तिवारी इत्यादि कवियों की कविताएं हैं। केवल महिला कवियों की संख्या बहुत कम है। निर्मला गर्ग, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ गोपा नायक और वृषाणी मांद्रेकर
इनकी कविताएं हैं, कुछ कविताएं अन्य भाषाओं से अनुदित भी हैं, अधिकतर कविताएं तो हिंदी की ही इसमें हैं, लेकिन इतनी अधिक कविताएं समुद्र पर, समुद्र की नाना छटाओं पर, और उससे सभ्यता का संकट, हमारे समय की संकट, उसकी पहचान जो की जा सकती है, उसको यह संकलन विन्यस्त करता है। भूमिका अच्छी है, पांडित्यपूर्ण भूमिका है, और लंबा वृत्त विश्व साहित्य का, संस्कृत साहित्य पर भी चर्चा इसमें है। और अंग्रेजी के कुछ उपन्यासकार, जोसेफ कॉनराड, अमेरिकी उपन्यासकार हरमन मेलविले आदि के समुद्र और समुद्र तटों के चित्र, उनकी चर्चा राधेश्याम तिवारी जी ने इसमें की है। ऋग्वेद के जो संदर्भ हैं उनको भी वे देते हैं इस भूमिका में। संग्रह के सभी कवि महत्वपूर्ण हैं, और इतने सारे कवि हिंदी के, कुछ अन्य भाषाओं के भी समुद्र के बहाने एक साथ आ गए हैं। यह स्वागत के योग्य संकलन इस दृष्टि से है। एक दो कविताएं चलते रास्ते में पढ़ देता हूँ। श्याम विमल, पता नहीं उनकी चर्चा कितनी होती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे तो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, यदि वे ही श्याम विमल हैं, और वो संस्कृत में भी लिखते थे, इसलिए मेरा परिचय उनसे था। हिंदी में तो लिखते ही रहे। सागर ओ सागर, तुझ में डूबी नहीं रे सागर, सीपी रे सीप, सागर तेरा, सागर कितना तेरे समीप, नावरी नाव, सागर ने दिए कितने घाव, मछली री मछली, तू कितना उसमें उछली, किनारा ओ किनारा, तूने पिया पानी खारा, देख न सागर देख, मुझ में क्यों है रेत। यह गीत जो है कहाँ से कहाँ पहुँचता है, और गीत विधा अभी भी कुछ मायने रखती है, ताकत है उसमें है। नागार्जुन की कविता समुद्र तट पर है, उसको जरूर मैं पढ़कर बात समाप्त करूंगा। समुद्र के तट पर, सीपी की पीठ पर, तरंगित रेखाओं की बहुरंगी अल्पना हल्की, ऊपर औंधा आकाश, निबिड़ नील, सब कुछ भूल, तिरोहित कर सभी कुछ, अवचेतन मध्य, खड़े रहेंगे मनुपुत्र दिगंबर, पता नहीं कब तक पश्चिमाभिमुख। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।